नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के 5वां चरण का चुनाव जो है वो आज है। 5वें चरण के अंतर्गत 49 सीटें हैं और 49 सीट में जो टोटल मेल जो कैंडिडेट हैं वो 4.69 करोड़ मेल वोटर हैं और उसमें से फीमेल जो वोटर हैं 4.26 करोड़ फीमेल वोटर हैं। और ये 5वां चरण आज 20 मई है और 20 मई में आज 5वां चरण है। कुल 7 चरण हैं और 25 मई को छठा चरण होगा जिसमें हरियाणा का चुनाव होगा, जिसमें पंजाब भी शामिल है, चंडीगढ़ भी शामिल है। पंजाब में 17 सीटें हैं और चंडीगढ़ में 1 सीट है, हरियाणा में 10 सीट पे चुनाव होगा। इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि हरियाणा में 10 सीटों का एक बार हम विश्लेषण कर लेते हैं कि हरियाणा में जो 10 सीटें हैं उनमें कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और कितने कैंडिडेटों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ और कितने कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन है वो वापस लिया और टोटल जो उसमें फीमेल हैं उसमें कितने कैंडिडेट हैं। इवन जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, मेन पॉलिटिकल पार्टी, लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है देश में। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है। तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है, लीडिंग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि जो अंबाला जो सीट है, अंबाला ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है, रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे इसको रिजर्व किया गया है अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट। अगर आपको सीटों का रिप्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, आरक्षित सीटें जिसको हम बोलते हैं, जो राज्यसभा, जो लोकसभा और विधानसभाओं में सुरक्षित है सीटें हैं, जिसमें एसटी जो कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है सिस्टम है, वो पूना पैक्ट के अंतर्गत है। क्योंकि जो पूना पैक्ट जो 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो करार हुआ येवड़ा जेल में, पूना की येवड़ा जेल है, उसमें गांधी जी 20 दिन के अनशन पर बैठे थे। क्योंकि उस जमाने के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड लेबर जो पार्टी है, इंग्लैंड में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, एक लेबर पॉलिटिकल पार्टी है। तो लेबर पार्टी की जो पहली सरकार आई 1930 में, तो उसमें रेमसे मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री चुना गया और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की 3, पहली 30 में, फिर 31 में, 32 में, तो कोई समझौता नहीं हो पाया। तो रेमसे मैकडोनाल्ड ने जितने भी प्रतिनिधि भारत की तरफ से पहुंचे थे अलग अलग समुदायों के, तो उसमें अपना निर्णय दिया था कि हम कम्युनल अवार्ड के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे अलग अलग समुदाय को। तो उसमें एससी जो समुदाय है और एसटी जो समुदाय है, जिसका टोटल पॉपुलेशन इंडिया में 15.5 एससी का है और 7.5 जो % है वो एसटी का है। तो उसमें कम्युनल अवार्ड दिया गया था। तो कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी, जिसको महान आत्मा के नाम से जाना जाता है, विरोध में 20 दिन की भूख हड़ताल की, ताकि वो एससी जो कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उसको कम्युनल अवार्ड ना दिया जाए। और कम्युनल अवार्ड के विरोध में ये अनशन हुआ पूना की येवड़ा जेल में। और आखिरकार जब गांधी जी अंतिम चरण पे पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने समझौता किया। उस समझौते के तहत कांग्रेस ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन दिया, यानी कि आरक्षित
सीटें दी, यानी कि उस पर थोपा गया कि इन सीटें आरक्षण के आधार पे होंगे। वो आपको पढ़ना चाहिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है तो पुनः फैक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज की जो सिचुएशन है उसी आधार पे है। तो अम्बाला की जो सीट है वो रिप्रेजेंटेशन की बिहाफ पे एससी को दी गई है, और जो सिरसा की जो सीट है वो बीसी बिहाफ पे दी गई है, यानी कि 10 में से 2 सीटें। बाकी जो सीट हैं वो जनरल को दी गई हैं। तो इसमें से हम अम्बाला जो लोकसभा है उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो अम्बाला में टोटल जो नामांकन भरे गए हैं वो 27 भरे गए, और उसमें से 18 जो नामांकन हैं वो स्वीकृत हुए, एक्सेप्ट हुए, और जो नामांकन डिनाय हुए वो 8 हुए, और जो विड्रॉल हुए यानी कि वापस लिया वो 1 लिया। तो प्रेजेंट में 14 जो कैंडिडेट हैं अम्बाला लोकसभा से कैंडिडेट लड़ रहे हैं। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं और इंडिपेंडेंस भी लड़ रहे हैं। तो अम्बाला लोकसभा का ये एक विश्लेषण है। दूसरा, भिवानी जो महेंद्रगढ़ सीट है, हरियाणा की जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है उस पे 30 टोटल नामांकन आए हैं। 30 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। उसमें से 17 जो हैं स्वीकृत हुए, और उसमें से 7 डिनाई हो गए यानी कि रिजेक्ट हो गए उसको, और 6 ने नाम वापस ले लिया। और फिलहाल जो प्रेजेंट में भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है लोकसभा की उसमें से 17 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। तीसरी जो सीट है वो फरीदाबाद जो सीट है, फरीदाबाद में टोटल जो नामांकन है 32 लोगों ने भरा, और उसमें से 27 का जो नामांकन एक्सेप्ट हुआ और 4 का रिजेक्ट हुआ। उसमें से 1 ने नामांकन वापस ले लिया, और उसमें से अभी जो प्रेजेंट में फरीदाबाद में 24 जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ गुरुग्राम जो सीट है, गुरुग्राम जो लोकसभा की सीट है उस पे से 49 कैंडिडेट ने अपना पर्चा भरा, नामांकन भरा, और उसमें से 37 जो एप्लीकेशन हैं वो एक्सेप्ट हुए, और उसमें से 9 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए, और 3 जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉल हो गई। ये एप्लीकेशन क्यों? क्योंकि बहुत सारा दबाव होता है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, कुछ काफ़ी लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है, पहुंच भी नहीं होती है, तो वो किसी न किसी इस बहाने समर्थन दे देता है, तो उसको विड्रॉल कर लेता है उस सीट उसको नामांकन को। तो इसमें अभी इसमें 3 हुआ नामांकन वापस गुरुग्राम सीट पे, और 23 कैंडिडेट जो हैं अभी फिलहाल मैदान में है। हिसार जो सीट है, अभी हिसार जो सीट पे देखिए जी, एक ही परिवार के 3 कैंडिडेट चुनाव में हैं। चौटाला फैमिली के जो मेंबर हैं वो 3 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। ये एक राजनीति है, और तीनों ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन एक ही फैमिली के हैं। ये लौह पुरुष हरियाणा के जो रहे ताऊ देवीलाल जी के नाम से प्रसिद्ध। आप देखिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। तो आज उसी का जो परिवार है वो 3 खेमों में बटा हुआ है। तो ये एक राजनीति है, राजनीति में कहते हैं कि सब कुछ जायज़ है, तो उसको हम छोड़ते हैं। तो हिसार जो लोकसभा सीट है उस पे 44 जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में है, यानी कि नामांकन भरा। उसमें से 28 जो कैंडिडेट हैं उनका स्वीकृत हुआ, और 12 का रिजेक्ट हुआ, 4 ने वापस ले लिया, और 28 जो कैंडिडेट हैं 28 जो कैंडिडेट हैं हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं इस टाइम पे। और सिरसा जो सीट है, सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा लोकसभा पे 34 लोगों ने अपना नामांकन भरा। 34 में से 26 कैंडिडेट का एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ, और 7 का रिजेक्ट हुआ, 1 ने वापस ले लिया नाम अपना, और
अभी सिरसा सीट पे 19 कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और करनाल जो लोकसभा सीट है, करनाल में 31 लोगों ने अपना नामांकन भरा। उसमें से 21 लोगों का जो नामांकन है एक्सेप्ट हुआ और 8 का रिजेक्ट हुआ, और उसमें से 2 ने वापस ले लिया अपना नाम। और अभी करनाल सीट से 19 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। और कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा पे 49 कैंडिडेटों ने अपना फॉर्म भरा है, और उसमें से 40 का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ और 6 का रिजेक्ट हुआ, और 3 ने नाम अपना वापस लिया। और इस टाइम पे जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो 31 लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा पे। और उसके बाद जो रोहतक जो लोकसभा सीट है, तो रोहतक लोकसभा सीट पे 40 लोगों ने नामांकन भरा, और उसमें से 31 लोगों ने अपना 31 लोगों का जो नामांकन है वो एक्सेप्ट हुआ, और उसमें से 8 का रिजेक्ट हुआ और 1 ने वापस ले लिया। और इस टाइम पे 26 जो लोगों ने अपना आवेदन के तहत वो प्रचार कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। रोहतक जो लोकसभा जो सीट है, उस पे पहली बार बहुजन समाज पार्टी का ने जिस कैंडिडेट को टिकट दी, वो नामांकन की आखिरी डेट तक, यानी कि नामांकन वापस लेने की जो डेट लास्ट डेट थी, उस डेट के बाद उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। अब ये भी एक बड़ी बात हो गई कि भाई एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ किसी कैंडिडेट का या नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि इस कैंडिडेट ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। तो इसमें जो बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो अब उस लिस्ट में शामिल नहीं है, चुनाव की लिस्ट में, ना ही उसका एक सिंबल होगा, क्योंकि उसने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। तो ये भी बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना हुई। और ये राजेश बैरागी, यानी कि बैरागी समाज से थे। रोहतक जो लोकसभा सीट है वो जनरल सीट है। जहाँ तक मुझे याद है, रोहतक लोकसभा सीट से अगर हम 2 पॉलिटिकल पार्टी या 3 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लें, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल भी शामिल है, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, तो इन्होंने आज तक किसी बैरागी समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया था। वहीं टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया, लेकिन बैरागी समाज के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और उसका नामांकन जो लास्ट डेट के बाद अपना समर्थन दे दिया। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि बैरागी जो समाज है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत पीछे है। पूरे देश में तो की अलग बात है, लेकिन हरियाणा में बैरागी जो समाज है पॉलिटिकल अवेयरनेस से बहुत पीछे हैं। इवन वो एजुकेशन में भी पीछे हैं। 1-2 अगर आप नाम आ जाते हैं कई बार, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे इसका इल्म है, जानकारी है, तो वो राजनीतिक रूप से एक कोई बड़ा लीडर, एक जो नाम लिया जा सके हरियाणा में, जिसमें जाट सोसाइटी के हैं, ब्राह्मण सोसाइटी के हैं, राजपूत सोसाइटी के हैं, इवन जांगड़ा सोसाइटी के हैं, इवन सैनी सोसाइटी के हैं, ये बैरागी समाज के नहीं है। ये एक बड़ी विडम्बना है कि एक आदमी को कैंडिडेट को टिकट दिया और उस कैंडिडेट ने उसको डिनाई किया, और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होनी थी बैरागी सोसाइटी में, बैरागी समाज में, उसकी वजह से वो रह गई। तो ये एक अलग बात है। तो रोहतक जो लोकसभा जो सीट है वो उस पे 26 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। तो सोनीपत जो लास्ट जो सीट है, 10वीं जो सीट है, वो सोनीपत लोकसभा की सीट है। तो सोनीपत जो लोकसभा की सीट पे 34 लोगों ने नामांकन दिया।
34 में 22 का जो पर्चा है नामांकन है एक्सेप्ट हुआ, उसमें से 9 का रिजेक्ट हुआ, 3 ने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया और सोनीपत लोकसभा सीट से अभी 22 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो टोटल 10 सीटें हैं हरियाणा में, उसमें से टोटल जो नामांकन भरे गए वो 370, यानी कि 370 लोगों ने नामांकन भरा 10 सीटों पे, और उसमें से 267 जो नामांकन है वो एक्सेप्ट हुए पर्चे चुनाव आयोग के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, और उसमें से जो डिनाई हुए, जो रिजेक्टेड हुए, उसमें से 78। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो फ्यूचर में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो पंच का, सरपंच का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, और नगर निगम का, नगर पालिका का, विधान पालिका का और लोकसभा का, तो वो अपना फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा समय लगाएं। अपना एजुकेशन, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपकी चल अचल संपत्ति, अपने वाइफ की चल अचल संपत्ति छुपाए नहीं, उसको अच्छे से भरें ताकि वो जो सपने हैं चुनाव लड़ने के वो अधूरे ना रहें, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है वो 5 इयर्स के बाद आता है। क्या पता कि 5 इयर्स में कल आप हो या ना हो, या आपका अभी जो स्ट्रेंथ है चुनाव लड़ने का, आपने जो पूरे 5 साल कमाए हैं, वो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से रिजेक्ट हो जाए, वो एक बड़ी विडम्बना होगी। तो मैं ये उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, फ्यूचर में चाहते हैं, वो एप्लीकेशन पे ध्यान दे, भरते हुए ध्यान दे, फॉर्म पे ध्यान दें कि कोई उसमें मिस्टेक न रह जाए, क्योंकि ये मिस्टेक भारी पड़ती है। क्योंकि 10 सीटों पे हरियाणा में 78 फॉर्म रिजेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें से आवेदन जो वापसी हुए वो 25 हुए। अब आवेदन वापसी की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, वो सोशल प्रेशर भी होता है, वो इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है, वो हेल्थ का भी प्रेशर होता है कि भाई हेल्थ ठीक नहीं है, या सोसाइटी साथ नहीं दे रही है, या तैयारी अच्छी नहीं है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना है, किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन देना है, तो आवेदन वापस हो जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं तो अपना आवेदन वापस ले सकता हूं और भारी खर्च से बच सकता हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा का जो चुनाव खर्चा है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास समय सीमा रखी है कि भाई आप इतना 95 लाख रुपीज रखा है कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मानना होगा कि एक हरियाणा में अगर 10 लोकसभा की सीट हैं तो एक लोकसभा सीट पे 9 असेंबली आती हैं। तो 9 असेंबलियों में PR करना, पब्लिक रिलेशन करना, व्यक्ति तक पहुंचना, उसका पैसा लगता है। मीडिया में प्रचार करने के लिए पैसा लगता है, क्योंकि मीडिया इन दिनों कोई भी जब खबर छपती है अखबार में वो बिना पैकेज के नहीं छपती, ये आपको समझना होगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर की जो प्रत्याशी है, जैसे कि यहाँ पे टोटल जो 10 सीट हैं, तो 10 सीटों पे 223 जो कैंडिडेट हैं वो प्रत्याशी हैं, यानी कि 10 सीट पे 223 कैंडिडेट प्रत्याशी हैं। तो 223 की प्रत्याशियों की आपकी खबर नहीं मिलेगी अखबार में, किसी भी मीडिया में, जो आप ये समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा रिपोर्टर है। आप देख लीजिए कि एक असेंबली में, यानी कि अम्बाला असेंबली है, तो 14 की एक पेपर में किसी की खबर नहीं मिलेगी। वहीं
भिवानी में अंदरगढ़ में 17 कैंडिडेट हैं तो 17 की भी नहीं मिलेगी। फरीदाबाद में 24 हैं तो 24 की नहीं मिलेगी। गुरुग्राम में 23 हैं तो 23 की नहीं मिलेगी। हिसार में 28 हैं तो 28 की भी नहीं मिलेगी। इवन इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में जो कहता है बहुत बड़ा अखबार है तो उसमें भी नहीं मिलेगी। उसमें भी जैसे मैं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था, वीरेंद्र भाटिया की एक रिपोर्ट है कि उन्होंने एक डाटा दिया है कि जो कैंडिडेट हैं 10 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल और इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी के सभी, अधिकतर बीजेपी एंड कांग्रेस के तो सभी करोड़पति हैं, यानी कि 20 करोड़ 30 करोड़ से ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि जो कैंडिडेट करोड़पति नहीं है, इवन इंडिपेंडेंस है, तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, उसका तो कोई पब्लिक रिलेशन ही नहीं होगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा 9 विधानसभाओं में, उसका कैंपेन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका पीआर ही नहीं हो पाएगा। तो उसका नाम और पहचान बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता है, क्योंकि आपके पास मीडियम जो है, अब मीडियम पैसे से चलता है। तो हमें ये समझना होगा जो कैंडिडेट हैं नाम वापस तो ले लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनका रिजेक्ट हो जाता है, जिसके पास पैसा है, वो भी अपना ध्यान रखे इस बारे में। तो जो टोटल जो कैंडिडेट हैं 10 सीटों पे वो 223 यानी कि 223 कैंडिडेट है। तो हरियाणा जो डेट है, इलेक्शन की जो डेट है वो 25 मई है, वो बहुत नज़दीक आ रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको वोट देना है वो जरूर दीजिए, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को आप मजबूत अपने वोट से करते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि ये कैंडिडेट हार रहा है, ये कैंडिडेट जीत रहा है, नहीं, आपको अपना वोट देना है, क्योंकि वोट की जो ताकत है वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। वोट आपके जीवन को सफल बनाती है, आपकी रोजी रोटी को सफल बनाती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो पावर है वो मास्टर की है, क्योंकि सब ओवरऑल जो डेवलपमेंट है सोसाइटी का, कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल की से ही होता है, दूसरी से नहीं होता है। तो उस की को अगर आप किसी को देना चाहते हैं, बहुमत देना चाहते हैं, किसी को दीजिए, लेकिन अपना वोट जरूर डालिए। आज 5वां चरण है, तो 5वें चरण पे जैसे पेपर बता रहा है कि 49 सीट पे ये इलेक्शन हो रहा है, और इसमें से और ये 13 स्टेट में उस पर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हरियाणा में अगर हम ये देखें 10 सीटों पे, तो टोटल कैंडिडेट का हमने विश्लेषण किया, उनके एप्लीकेशन का विश्लेषण किया, रिजेक्ट का विश्लेषण किया, और जो डिनाई हुए उसका भी विश्लेषण किया, और जो चुनाव मैदान में है जो 223 बहुत ज़्यादा होते हैं, 223 कम नहीं होते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। तो 223 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंस उम्मीदवार हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके आप नाम नहीं जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए, सही से इस्तेमाल कीजिए। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।